वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। साइबर का प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के तबादले के बाद जिले की कमान उस तेज तर्रार आईपीएस के हाथों में सौंपी गई है, जिससे अपराधी खौफ खाया करते हैं। गाजियाबाद में 7 महीने में ताबड़तोड़ 130 एनकाउंटर कर चर्चा में रहे सुधीर कुमार सिंह ने सोमवार की देर शाम जिले की कमान संभाल ली। चार्ज संभालते ही वे अपने होमवर्क में भी जुट गए। थाना प्रभारियों और विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने जिले की उन नसों को टटोलने का खाका बनाया जिन्हें दबाने की जरूरत है। पुलिस महकमे में अच्छा काम करने वालों को मिलने वाले डीजीपी प्रशंसा चिन्ह के अंतर्गत गोल्ड व सिल्वर डिस्क से भी उनकी वर्दी सजी हुई है। मूल रूप से बिजनौर जिले के रहने वाले नवागत एसपी 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। जनपद में तैनाती से पूर्व एसपी एसटीएफ के पद पर वह कार्यरत थे। बलरामपुर, गोंडा, अंबेडकर नगर, अमरोहा, गाजियाबाद व मुजफ्फरनगर में एसपी पद के रूप में पहले ही यादगार पारी खेल चुके नए कप्तान अब जनपद की कमान संभाल रहे हैं। उम्मीद है कि जनपद में तेजी से बढ़ रहे अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने में वे सफल साबित होंगे। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में अपनी प्राथमिकताएं जाहिर करते हुए कहा कि अपराध व अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई, घटना स्थल पर फोर्स की त्वरित उपस्थिति, इनामिया अपराधियों की धर पकड़ में तेजी लाने के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष रूप से फोकस होगा। मैंने कल शाम को कार्यभार ग्रहण किया था और कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत मैंने सभी राजपत्रित अधिकारियों की और थाना प्रभारियों की, इन सब की मैंने देर रात्रि में मीटिंग की थी और यहाँ के क्राइम पैटर्न के बारे में, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, यहाँ की अन्य परिस्थितियों के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने सभी थानाध्यक्षों से और संबंधित अधिकारियों से डिस्कस किया था। कुछ घटनाएं ऐसी भी थीं जो अभी वर्कआउट नहीं हुई हैं और जो कुछ हालिया ऐसी घटनाएं जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित घटनाएं भी थी, उनके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। तो सभी चीज़ों पे विस्तृत विचार विमर्श हुआ है और क्योंकि अभी मैं इस जनपद में मैंने कल ही ज्वाइन किया है और अभी 2-4 दिन का समय मुझे इस डिस्ट्रिक्ट को समझने में लगेगा। जो पुराने कप्तान साहब की जो प्राथमिकताएं थीं उन्हें साथ लेते हुए, क्योंकि वो बेसिक प्राथमिकताएं हैं, उन्हें साथ लेते हुए जो नई परिस्थिति है उसे करने के लिए जो कुछ भी हम प्लानिंग करेंगे उसके तहत हम आगे कार्रवाई करेंगे। मेरी जो प्राथमिकता है वो बेसिक पुलिसिंग की है, बीट पुलिसिंग की है, जो हमारी एनसीआर है उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई की है और घटना स्थल पर त्वरित रूप से पहुंचने की जो प्रवृत्ति नहीं होती है उस प्रवृत्ति को लागू करने की है, ताकि घटना स्थल पर तेजी से जो संबंधित फोर्स है वो पहुंचे और उसका निस्तारण त्वरित रूप से हो सके ताकि घटना आगे ना बढ़ सके। ये मेरी विशेष रूप से प्राथमिकता रहेगी। महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो एक सेंसिटिव इशू है और उनमें कड़ी कार्रवाई करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। कुछ जैसा कि मैंने देखा कुछ थाने यहाँ पर स्लॉटरिंग से भी प्रभावित हैं, उन पर भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए और यदि कोई घटना होती है तो उस पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी और बाद में उनकी 14 के अंतर्गत जो संपत्ति जब्ती करने की कार्रवाई है वो भी की जाएगी। यहाँ पर अभी मैंने देखा बहुत सारे इनामिया बदमाश भी हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन पर 14 गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होनी, जब्ती करने की कार्रवाई होनी, उनके खिलाफ और आगे कार्रवाई होनी, उनमें भी तेजी लाई जाएगी और पकड़ धकड़ शुरू की जाएगी।
सर पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर बहुत ताबड़तोड़ हत्याएं हुई और लूट की घटनाएं हुई, तो इस पर नियंत्रण पर किस तरह लगाया जाएगा, पुराने क्लास से करके और नए पर कैसे? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, आपके कहने से पहले ही कहा कि कुछ नवीन घटनाएं नवीन परिदृश्य में हुई हैं और कुछ उसमें उसका जो एंगल है वो प्रधानी के जो चुनाव है आगामी, उनको दृष्टिगत रखते हुए भी उसमें कुछ एंगल आया है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए एक तो निरोधात्मक कार्रवाई बहुत तेज़ी के साथ की जाएगी, इफेक्टिवली की जाएगी, और जो घटनाएं हैं इनमें गिरफ्तारी तेज़ी से की जाएगी, जो अनवर्कड आउट घटनाएं उन्हें वर्कआउट किया जाएगा, और जो छोटी छोटी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई है जैसे मैंने कहा उसे बहुत तेज़ी से की जाएगी ताकि जो घटनाएं हैं वो बड़ा रूप ना ले सकें। सर राजस्व की बात से बहुत सी कानून व्यवस्था खराब है, उसके लिए सर क्या नियंत्रण है और थानों पर किस तरह से नियंत्रण लगाया जाएगा कि फिर यहाँ मुख्यालय तक ना हो? देखिए, बेसिकली जो राजस्व का जो विवाद होता, खेती का जो मेड़ का जो विवाद होता, वो जब खेत फसल बोई जाती है तब ज़्यादा रूप लेता है, जैसे आपने देखा है, क्योंकि ज़मीन खाली रहेगी तभी। इस समय बरसात का समय, मेरे विचार से उस तरह के विवाद इस समय कुछ कम होंगे। जब ये फसल कटने का टाइम आएगा तब बोने के ऊपर, फसल बोने के ऊपर ज़्यादा विवाद होता है। तो जो फसल, पहली बात तो ये है जिसने जो फसल बोई है वो ही वो फसल काटेगा, ये मतलब बेसिक प्रिंसिपल है। और राजस्व का जो विवाद है वो राजस्व भी सुधारेगा, सुलझाएगा, उसमें पुलिस केवल शांति व्यवस्था को कायम रखेगी। हमारी ये नियम भी है और ये हमारी प्राथमिकता भी है कि पुलिस उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी कार्य होगा, जो भी करना पड़ेगा वो पुलिस करेगी, बाकी विवाद राजस्व विभाग वाले सुलझाएंगे। सर कोरोना काल में जैसे कंटेनमेंट जोन में पुलिस के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि बहुत से विशेषता थी इस मामले में? देखिए, पुलिस का काम तो बिना किए हो नहीं सकता। पुलिस का काम ऐसा नहीं है कि हम एक अंदर रह के हम पुलिसिंग करें। सारे प्रिकॉशंस लेते हुए, चाहे वो मास्क लगाने का हो, चाहे सैनिटाइजेशन का हो, उन सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए हम अपनी पुलिसिंग करेंगे। जो गाइडलाइंस है उनके तहत रहते हुए और उनके सब नियमों का पालन करते हुए हम अपनी पुलिसिंग में तेजी लाएंगे और कार्रवाई क्रिमिनल्स के खिलाफ करेंगे। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह का गठन, स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना, स्वयं सहायता समूह का स्टार्टअप, ग्राम संगठन का स्टार्टअप, रिवॉल्विंग फंड CCL आज की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि यूनियन बैंक के विभिन्न शाखाओं में स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाता खोलने से संबंधित 259 पत्रावली लंबित है, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए LDM UBI को निर्देशित करा कि यूनियन बैंक के विभिन्न शाखाओं के प्रबंधकों को निर्देश दें कि स्वयं सहायता समूह के बैंक खाता खोलने से संबंधित जो भी पत्रावली लंबित है उसे 2 दिन के अंदर अभियान चलाकर निस्तारित करते हुए स्वयं सहायता समूह का बैंक खाता खोलना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि स्वयं सहायता समूह का खाता खोलने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ सहायता समूह के 3 व्यक्ति की उपस्थिति में स्वयं सहायता समूह का खाता खोला जाता है। उन्होंने समस्त ब्लॉक मिशन मैनेजर को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह के जितने भी बैंक खाते खोलने हेतु पत्रावली लंबित है उससे संबंधित बैंकों में जाकर 2 दिन के अंदर खाता खुलवाएं। जिलाधिकारी ने DCNRLM को निर्देश दिए कि जिन जिन BMM का आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूरा नहीं है उसको नोटिस जारी की जाए। समीक्षा में स्वयं सहायता समूहों का विकास खंडवार 230 CCL ऑनलाइन आवेदन पत्र लंबित पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए DCNRLM को निर्देश दिया। कहा कि संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द CCL पत्रावलियों का निस्तारण कराया जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक प्रदीप नरवाल जनपद आए हुए हैं। मेनगर क्षेत्र में दलित ग्राम प्रधान की हत्या के बाद प्रदेश सरकार के खिलाफ लामबंद हुई कांग्रेस ने प्रदीप नरवाल को जनपद भेजा है। मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदीप नरवाल ने कहा कि जिले में ग्राम प्रधान की हत्या राजीव गांधी के पंचायती राज के सपने की हत्या है। योगी राज में प्रदेश के हर जनपद में इस सपने की रोज हत्या की जा रही है जो देश के दलितों व वंचितों के लिए राजीव गांधी ने देखा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सामंतवादी ताकतों के सामने सीना तान कर खड़ी है और सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने के साथ साथ पीड़ित परिवारों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएगी। ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या के मामले में अदालती कार्रवाई में विधिक मदद प्रदान करते हुए
गाड़ी से दबकर मरे व्यक्ति के बेटे सूरज की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भी कांग्रेस वहन करेगी। देखिए, आपके सामने, पूरे देश के सामने एक बड़ी दर्दनाक घटना आई आजमगढ़ की, कि आजमगढ़ में यहीं पे पास के गांव में सिर्फ 10 किलोमीटर दूर यहाँ से एक ग्राम प्रधान को, जो दलित समुदाय से आते हैं, और एक बच्चे की, एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई सीओ की गाड़ी के नीचे आने से। अभी मुद्दा पूरे देश की मीडिया में उठा। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी, राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे पर ट्वीट भी किया और लिखा भी, और इस पूरे मुद्दे पे न्याय की मांग की। उसी कड़ी में प्रियंका जी के निर्देशन पे हमारा एक डेलीगेशन यहाँ पे आया, प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे आया, जिसका कार्य था कि जाके गांव में परख करें कि क्या क्या हुआ है। कल हमारा प्रतिनिधिमंडल गांव में गया, गांव के लोगों से मिला, तो मिलने के बाद एक बड़ी दर्दनाक वाक्य हमारे सामने आया। देखिए, आने वाली 20 तारीख को राजीव गांधी जी का जन्मदिन है, और एक समय था जब इस देश के लोग कहते थे कि दलित समाज का व्यक्ति या दलित का बेटा मंत्री बन सकता है लेकिन ग्राम प्रधान नहीं बन सकता। राजीव गांधी जी पंचायत में आरक्षण लेके आए, जिसके बाद दलित पिछड़ा का बेटा पंचायत में सरपंच बनना शुरू हो गया। और उसी कड़ी में लेकिन आज सामंती तत्व जब इस आरक्षण के चलते कुछ हमारे समाज के लोग, गरीब समाज के लोग सरपंच, ग्राम प्रधान बन रहे हैं, तो उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद गांव की औरतों ने बताया हत्या कर दी गई। उसके बाद में कुछ लोग वहां पे आए और बोले कि 10 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है, अभी 9 बाकी है, अभी एक ही मरा है। उससे और बड़े दुख की बात यह है कि जब वहां पे न्याय नहीं मिला, तो पास की जगह पे गांव का एक और लड़का, 13 साल का बच्चा, वो भी सीओ की गाड़ी के नीचे आके उसकी मौत हो जाती है। तो ऊपर अभी तक जो गाड़ी है, जो नंबर है, उसके बाद अभी तक कोई एफआईआर नहीं होती है। तो बड़ी दर्दनाक ये घटना हुई आजमगढ़ में, और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने कल भी एक बात कही गांव में जाके कि जो भी मदद होगी गांव के लोगों की, सूरज जो मरा उसका छोटा भाई भी है, उसके पिता काफी गरीब हैं, उसका पढ़ाई का खर्चा हम लोग उठाएंगे, और उसके बाद जो भी मदद होगी गांव में, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उसकी मदद करेंगे। गांव के लोगों के लिए वकील कराने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना आए इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया में। दूसरा सवाल यह है कि यह सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है। हम परसों लखीमपुर खीरी थे, माननीय हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के साथ, वहां भी एक दलित समाज की बच्ची का बलात्कार किया गया। ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और जो मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ, इनको समझना चाहिए कि ये प्रदेश सिर्फ गोरखपुर के मठ से नहीं चलेगा। जनता की आपको आवाज सुननी पड़ेगी, उत्पीड़न बंद करना पड़ेगा। ये प्रदेश में आप लोग मीडिया के साथी लोग जानते हैं कि कहीं कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति कहता है कि ब्राह्मणों को उत्पीड़न है, कहीं कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति कहता है, कहीं कोई दलित समाज का व्यक्ति कहता है, कहीं कोई माइनॉरिटी का व्यक्ति कहता है। तो ये सरकार जिस तरह से पूरा फंक्शनिंग कर रही है, उससे पूरा का पूरा समाज, हर तबका पूरा प्रताड़ित है। इनको राज करना आता ही नहीं, इनको सरकार चलानी आती ही नहीं है। इस सरकार विफल हर मोर्चे पे, और हम इस पूरे दलित उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ पुख्ता आवाज उठाएंगे। और जितना भी सामंतशाही चल रही सरकार में, जो पूरा एक संरक्षण मिला हुआ कुछ दोषियों को, कुछ विशेष रूप के लोगों को, उनको एक्सपोज करेंगे और न्याय की आवाज उठाएंगे। सिर्फ आजमगढ़ का सवाल नहीं है, इसके बाद हम गोरखपुर जा रहे हैं। आप सब साथी जानते हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक दलित बच्ची का कल और बलात्कार हो गया। आजमगढ़ में ही एक गौंड बिरादरी की बच्ची का कल बलात्कार किया गया मुबारकपुर में। इन तमाम घटनाओं को लेके हम लोग पूरा देशव्यापी, पूरा प्रदेशव्यापी आंदोलन खड़ा करने वाली कांग्रेस पार्टी, और लोग भी जानते हैं, सरकार भी जानती है कि जिस तरह इस प्रदेश में दलितों को, अल्पसंख्यकों को, ब्राह्मणों को, पिछड़ों, किसानों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इस पूरे सिस्टम एक्सपोज करेंगे और समाज में आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को हर मुद्दे पर पूरी तरह से विफल बताया। साथियों, अगर संक्रमण के मामले में, कोरोना महामारी में अगर हम सफल होते तो आज हम सबको मास्क पहन के नहीं बैठना पड़ता। आज देश में 27 से 28 लाख केस हो चुके हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, संक्रमण गांव-गांव में फैल चुका है,
ठीक से टेस्टिंग करोगे तो यही आंकड़े आपको करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, आप लखनऊ में आ जाइए, एक पत्रकार ने बताया कि भैया 2000 बेड की बात की गई थी, इन्होंने कहा था कि लाखों बेड हमारे पास, 2000 मरीज आए तो वहाँ बेड नहीं मिल रहा। लखनऊ के अंदर राजधानी के हालात हैं, आजमगढ़ के हालात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो कोरोना संकट में सरकार विफल हो चुकी है पूरी तरह से। देश में जब 400 केस थे, 500 केस थे तो देश लॉकडाउन था। आज देश में 27-28 लाख रजिस्टर्ड केसेस हैं। अगर सबका टेस्ट करने लग गए तो केसेस कम से कम आपके करोड़ों पे आ जाएंगे, ठीक है, और लाखों लोग मिल जाएंगे और डेथ रेट भी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन इनका पूरा एक मापदंड है कि भैया ज़्यादा केसेस दिखाने नहीं हैं, ज़्यादा मृत्यु दिखानी नहीं है। सरकार फेल हो चुकी है। जिस तरह सरकार नोटबंदी में फेल हुई थी, उसी तरह सरकार कोरोना में फेल हो चुकी है। और सरकार में विफलताओं को छुपाने के लिए अब ये हर प्रचंड रचेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता इनको जवाब देगी। पवित्र तमसा नदी के तट पर सिल्ली में स्थित चंद्रमा ऋषि आश्रम एक सिद्ध पीठ है। ऋषि दुर्वासा व ऋषि दत्तात्रेय के बड़े भाई ने इसी आश्रम में तपस्या की थी। वर्तमान में इस आश्रम के बम गिरी जी महंत हैं, जिनको आसपास के मनबड़ लोग आए दिन परेशान करते रहते हैं। आश्रम में चोरियां भी लगातार होती रहती हैं। स्थानीय दबंग महंत जी को वहां से किसी भी तरह से भगाकर आश्रम पर काबिज होना चाहते हैं। दबंगों की दबंगई से परेशान महंत जी आश्रम के अध्यक्ष जिलाधिकारी आजमगढ़ से मिलकर पूरे मामले से अवगत कराने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग किया। साहब के यहाँ जो है आए शिकायत लेके, कुछ लोग जो है मनबढ़ जो है वहाँ जो है कि मारने पीटने की धमकी देते हैं, भगाने की धमकी देते हैं, किसी दूसरे को रखने के लिए जो है वहाँ हम 3 जन हैं, 3 जन के अलावा दूसरे को नहीं सोचते हैं। चोरी चमारी होते रहती है, चोरी चमारी भी हुई, गाड़ी भी चोरी हो गई है, दूसरे की रख के गया था, हमारे पॉकेट से पैसा भी चोरी हो गया और बैटरियाँ भी चोरी वोरी हो सकती हैं, उसको देखा नहीं हूँ। इसीलिए मैं डीएम साहब से आके मिलने के लिए आया हूँ कि डीएम साहब जो अपना वहाँ देखिए ताकि मुझे छुट्टी दीजिए। जो देवी देवताओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करने पर पिछले 5-6 महीने में दर्जनों लोग जेल की हवा खा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सोशल मीडिया पर ऐसे कुंठित मानसिकता के लोग सक्रिय हैं। मंगलवार के दिन हिंदू जागरण मंच गोरक्ष प्रांत के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया कि श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंडेश्वर के 2016 में छात्र संघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रह चुके मनीष राव ने फेसबुक पर भगवान श्री राम और माता सीता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। इसलिए मनीष राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम आंदोलन को बाध्य होंगे। आए दिन हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ होती जा रही हैं। अभी हाल ही में हुआ था, फिर आज की घटना मनीष राव जो चंडेश्वर पीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद प्रत्याशी 2016 में थे, वो हमारे श्री राम जी और सीता मैया के ऊपर अभद्र टिप्पणी किए, जिसके उपलब्ध हम लोग आके माननीय डीएम सर जी को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। हम लोग यही चाहते हैं कि जो अभद्र टिप्पणी किया है उसकी गिरफ्तारी हो। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम हिंदू जागरण मंच के परिवार की तरफ से धरना पर बैठेंगे और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे।